नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। मैं हूं अंकित कुमार साहू राजवीर और हाजिर हूं आपके साथ अपने चैनल UGC CBSE नेट इंग्लिश लिटरेचर के साथ। दोस्तों, ये अपना और आपका चैनल है। दोस्तों, हमें जो बात करनी थी वो बात करनी थी जॉन मिल्टन साहब के बारे में। और जॉन मिल्टन साहब के बारे में मैंने जो बायोग्राफिकल स्केच के बारे में वीडियो में मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। और इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ बेसिकली उनके कुछ वर्क्स के बारे में, जो उनके महत्वपूर्ण वर्क्स हैं और जहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं उन वर्क्स के बारे में मैं बात करूँगा, क्योंकि मैं सिर्फ इम्पॉर्टेंट वर्क्स के ही बारे में बात करूँगा और जो बात करूँगा पॉइंट टू पॉइंट करूँगा। दोस्तों, मेरे वीडियोज अगर आपको पसंद आते हैं तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना कभी भी ना भूलें। अगर मेरी कोई कमी रह जाती, क्योंकि मैंने पिछले आज जो लेक्चर जॉन मिल्टन साहब के बारे में अपलोड किया था तो उसमें दोस्तों थोड़ा सा गलती हो गई थी। गलतियाँ ये हुई थी कि मैंने थोड़ा सा एक्चुअली में जो मैंने डेटेज लिखी थी वो थोड़ा गलत लिख दी थी, तो मैंने उसको इम्प्रूव करके दोबारा अपलोड कर दिया था ताकि आप लोगों को समस्या ना हो। दोस्तों, किसी भी प्रकार की सुविधा होती है दोस्तों तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी होता हूं, क्योंकि ये सारी टेक्निकल चीज़ें हैं, मुझे कभी कभार इनको बदलने में काफ़ी टफ समय लग जाता है और अगर एक बार मैं बना लेता हूं वो वीडियो दोबारा बनाने में काफ़ी टाइम लगता है। दोस्तों, एक बात और कहना चाहूँगा, TGT के नोट्स मेरे पास अवेलेबल हैं। अगर आप चाहते हैं TGT के नोट्स तो आप मुझसे संपर्क करें और मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करूँगा, PDF में प्रोवाइड करूँगा दोस्तों। और इसके लिए जो भी प्रोसेस होगी उसके संबंध में आप मुझे व्हाट्सएप करें, मैं बात आपको आगे बता दूंगा। दोस्तों, एक इम्पॉर्टेंट बात और कहना चाहूँगा कि देखिए, कोई भी अगर मेरे बारे में किसी भी प्रकार का अभद्र कमेंट करता है या किसी भी टाइप का कमेंट करता है दोस्तों, तो मैं कभी भी इससे कोई भी हतोत्साहित नहीं होता, क्योंकि मेरे बारे में इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स आते हैं, आप लोगों का जो इतना अच्छा साथ मिलता है उससे मैं बहुत खुश होता हूँ दोस्तों। और ये प्रयत्न मैं हमेशा करता रहूँगा, क्योंकि देखिए रात का 1:30-2 बज रहा है, लेकिन मैंने अभी प्रिपेयर किया इन सारे वर्क्स को और मैंने सोचा क्यों ना मैं एक वीडियो अपलोड कर दूं, फिर उसके बाद सोता हूं। तो दोस्तों, चलिए हम ये सब बातें छोड़ करके शुरू करते हैं आज का ये सफ़र और जानते हैं कुछ बेहतरीन वर्क्स के बारे में जॉन मिल्टन साहब के। दोस्तों, हमने जो जॉन मिल्टन साहब के बारे में मतलब उनकी लाइफ स्केच के बारे में मैंने तो आपको बता ही दिया था, ये भी बताया था कि कौन सा वर्क कब पब्लिश हुआ है। लेकिन इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं जैसे कि जो उनका एल एलेग्रो वर्क है। एल एलेग्रो वर्क आपकी स्क्रीन पर सामने है, आपके 1645 में दोस्तों ये पब्लिश हुआ था एल एलेग्रो। और इसमें दोस्तों उन्होंने जो इसका एक कई बार ये पूछ लिया जाता है, ये 2 पोएम्स हैं, एल एलेग्रो और एल पेंसरोसो। तो दोस्तों, एल पेंसरोसो के बारे में मैं अभी नीचे आपको थोड़ी ही देर में बताने वाला हूं, लेकिन पहले हम जान लेते हैं एल एलेग्रो के बारे में। दोस्तों, 1645 में पब्लिश्ड हुई ये पोयम, और ये एक पोयम जो है ना, ये पास्टोरल है। और इसका जो मतलब होता है ना, एल एलेग्रो का मतलब जो होता है दोस्तों, वो होता है हैप्पी मैन, यानी कि प्रसन्न व्यक्ति। जो एल एलेग्रो का मतलब है वो है दोस्तों हैप्पी मैन। और इसमें जो बेसिक रूप से उन्होंने बात किया है ना, तो कि उन्होंने इस पोएम में थ्रू आउट हमेशा ये बात किया है ग्रीक गॉडीज को लेकर के कि मैं हमेशा खुश रहना चाहता हूँ। और मेलंकली जो ग्रीक गॉडीज हैं, किसकी दुख की जो देवी हैं, तो वो जाकर के अपना काम करें और अपना काम ऐसे करें कि वो जाकर के ना सिमेरियंस को जाकर के दुखी करें, क्योंकि मैं दुखी नहीं रहना चाहता हूँ, मैं हमेशा अपनी कंपनी में खुश रहना चाहता हूँ। और जो स्पीकर है तो अपनी इस हैप्पीनेस के साथ ही बहुत स्माइल करता है और अपनी खुशी में मदहोश एक तरीके से बहुत इन्जॉय करता होता है। और वो देखता है कि सुबह हो गई और चारों तरफ देखता है, कहीं तारे दिखते हैं तो कहीं मतलब लोग दिखते हैं, किसान दिखते हैं, इन सनराइजेस, इन सारी चीज़ों का जो डिपिक्शन है दोस्तों एल एलेग्रो नाम की इस पोएम में जॉन मिल्टन साहब की मिलता है दोस्तों। तो एल एलेग्रो दोस्तों 1645 में आई और एक पास्टोरल पोएम है। ये हैप्पी मैन इसका मतलब होता है एल एलेग्रो का। और इसमें मेलंकली जो गॉडीज होती हैं, किसकी दुख की, उनको उन्होंने नेग्लेक्ट करके कहा कि तुम मेरी लाइफ से जाओ और सिमेरियंस को जाकर के दुखी करो। और इन्होंने इसमें जो इस पोएम में जो स्पीकर है वो यूफ्रोसिन जो देवी हैं, गॉडीज ऑफ जॉय कहलाती हैं। ये ग्रीक नेम है यूफ्रोसिन, जो गॉडीज ऑफ जॉय कहलाती हैं, उनको हेल करता है कि आप आइए और मैं एंजॉय के साथ अपनी ज़िंदगी जीना चाहता हूं। दोस्तों, मैंने बताया ना कि एल एलेग्रो और एल पेंसरोसो, तो दोस्तों एल एलेग्रो के बारे में हम बात कर चुके हैं।
ये जो उनकी पोएम है ये है एल पेंसरोसो। दोस्तों जो एल पेंसरोसो ये पोएम है ना, एक्चुअली में तो ये 1645 में ये भी आई थी, क्योंकि ये दोनों पोएम सिस्टर्स पोएम के नाम से जानी जाती हैं। कई बार क्वेश्चन बन जाता है कि सिस्टर्स पोएम कैसी हैं। तो एल एलेग्रो का मतलब है हैप्पी मैन और एल पेंसरोसो का मतलब है पेंसिव मूड से आप समझ लीजिए, PENSE लिखा है ना, तो पेंसिव मूड से आप समझ लीजिए कि ये मतलब अनहैप्पी मैन इसको आप कह सकते हैं, या कि पेंसिव मैन इसको ये आप नाम दे सकते हैं। सिस्टर्स पोएम है और ये पब्लिश जो हुई थी ना, तो दोस्तों एक कलेक्शन था द पोएम्स ऑफ जॉन मिल्टन बोथ इंग्लिश एंड लैटिन। इस पोएम के कलेक्शन में दोस्तों ये 45 में पब्लिश हुई थी। और ये जो एल पेंसरोसो है दोस्तों, ये एक कंसीडर किया जाता है कि ये एक्चुअली में क्या है, एक ओड है और लिरिक पोएम भी है दोस्तों। ये एक ओड है और लिरिक पोएम है दोस्तों। अगला जो इनका वर्क है वो है दोस्तों बेहतरीन वर्क है कैमस। जो कॉमर्स दोस्तों इनका वर्क है जॉन मिल्टन साहब का, तो इसमें कॉमर्स वर्क में दोस्तों काफ़ी सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है 1634 में पब्लिश हुआ था दोस्तों। कॉमर्स जो इनका वर्क है 1634 में पब्लिश हुआ, और ये एक मास्क है। बस ये आप सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर जो बात है वो ये है कि ये एक मास्क है और इन ऑनर ऑफ चेस्टिटी, यानी कि ये ऑनर ऑफ चेस्टिटी में लिखा गया था दोस्तों। और ये इसको जो है दोस्तों, ये जो मास्क है ये कहाँ पर प्रेजेंट किया गया था, तो ये अ मास्क प्रेजेंटेड एट लुडलो कॉसेल दोस्तों। अ मास्क प्रेजेंटेड एट लुडलो कॉसेल, ये जो लुडलो कॉसेल में जो है दोस्तों, ये वहाँ पर ये रिप्रेजेंट किया गया था दोस्तों। तो इसका जो प्लॉट है, तो प्लॉट भी थोड़ा सा डिफरेंट है। डिफरेंट ये है कि दो भाई रहते हैं, उनकी एक बहन रहती है, वो जंगल में जाते हैं और वहाँ पर खो जाते हैं। इसके बाद उन्हें एक लेडी मिलती है। वो लेडी जो रहती है दोस्तों जो लेडी रहती हैं, और मतलब वो जो भाई बहन रहते हैं वो खो जाते हैं। खोने के बाद एक विलेजर के रूप में डिस्गाइड जो है, जो गॉड है, एंशिएंट गॉड कैमस हैं, तो वो इसके कैरेक्टर के रूप में आते हैं और उसके बाद वो चीट किए जाते हैं। तो ऐसी करके कुछ दोस्तों कहानी है। बहुत ज़्यादा मैं क्लियर कट नहीं जाऊंगा कहानी पर, क्योंकि हमें मतलब है यहाँ पर कि कॉमर्स क्या है दोस्तों। तो कॉमर्स एक मास्क है और 1634 में पब्लिश हुआ था, और इसमें बात किया उन्होंने इन ऑनर ऑफ चेस्टिटी की बात दोस्तों की गई है। अगला जो हमारा दोस्तों पॉइंट है वो बेहतरीन पॉइंट है, क्योंकि ये आपका एग्जाम पॉइंट है, यहाँ से आपके क्वेश्चंस बनने वाले हैं। ये जो क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे कि लैसिडस कब पब्लिश हुआ, तो आपका सीधा सा जवाब होना चाहिए 1637 में पब्लिश हुआ। क्या है दोस्तों लैसिडस, तो लैसिडस दोस्तों एक पास्टोरल एलिजी है। मैंने आपको पिछले लेक्चर में जॉन मिल्टन वाले लेक्चर में बताया था। जॉन मिल्टन वाले लेक्चर में मैंने ये बताया था आपको कि जो पास्टोरल एलिजीज थी वो आपके मैथ्यू नॉल्ट द्वारा लिखी गई हो, या फिर जो है किसी के भी द्वारा जो पास्टोरल, जैसे टेनिसन ने लिखी हो या किसी और ने जो पास्टोरल एलिजीज लिखी हो, तो ये सारी पास्टोरल एलिजीज इंग्लिश की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये जो पास्टोरल एलिजी है लैसिडस, ये लिखी गई थी एक्चुअली में एडवर्ड किंग के लिए। और ये जो एडवर्ड किंग थे तो ये जॉन मिल्टन साहब के कैम्ब्रिज फ्रेंड थे। एडवर्ड किंग जो थे ये जॉन मिल्टन साहब के कैम्ब्रिज फ्रेंड थे। और ये जो लैसिडस जो वर्क है 1637 में आया, तो ये एक मोनोडी के रूप में भी कंसीडर किया जाता है। जो उनकी डेथ हुई थी उनके फ्रेंड एडवर्ड किंग की, तो दोस्तों एडवर्ड किंग की जो डेथ का कारण था, तो वो उनकी जो वो डूब गए थे कहाँ पर, सी में, जब वो एक्चुअली में जा रहे थे आयरिश सी ऑफ, मतलब आयरिश सी ऑफ से वो जब वहाँ से विदा हुए और वेल्स, कोस्ट ऑफ वेल्स जा रहे थे, कोस्ट ऑफ वेल्स के लिए आयरिश सी से वो विदा हुए। वहाँ से जब वो जा रहे थे तो वो रास्ते में ही डूब गए 1637 में। और ये जो इसकी कुछ फाइनल लाइन्स हैं दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण है ये फाइनल लाइन्स। एंड नाउ द सन हैड stretched out all the hills and now was dropped into the western bay। दोस्तों ये तो यहाँ पर मैंने दो लाइन्स लिया है, लेकिन और जो लाइन्स है वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। मैं अगले लेक्चर में उन सारी चीज़ों को लेकर के आऊँगा, क्योंकि अगले लेक्चर में हम बात करेंगे एग्ज़ाम के बिल्कुल पूरे पॉइंट्स के बारे में। और ये तो मैं सिर्फ आपको जो उनके वर्क्स हैं, तो उनके वर्क्स के बारे में मैं एक आपको आउटलाइन दे रहा हूँ कि कहाँ कहाँ से पॉइंट्स बनते हैं, कौन कौन से क्वेश्चंस उनके ऊपर आते हैं, और कौन सा वर्क किस टाइप का है, क्या लिखा हुआ है दोस्तों। तो ये तो रही बात दोस्तों लैसिडस की। एक बार हम इसे और रिपीट करना चाहेंगे, क्योंकि रिपीट करने से जितनी बार आप रिपीट करते हैं क्वेश्चंस आपको उतना बेहतरीन बनते हैं। लैसिडस 1637 में पब्लिश्ड हुई। ये एक पास्टोरल एलिजी है, और दोस्तों इसे मोनोडी भी कहा जाता है।
और ये एडवर्ड किंग के ऊपर लिखी गई थी। और दोस्तों जो एडवर्ड किंग थे, तो एडवर्ड किंग फ्रेंड थे आपके जॉन मिल्टन साहब के, कैम्ब्रिज फ्रेंड थे, यानी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में जब वो थे तब एडवर्ड किंग उनके फ्रेंड थे। और एक्चुअली में ये एडवर्ड किंग की डेथ कब हुई थी, तो ये आयरिश सी से जो कॉस्ट था वहाँ से विदा हुए और कोस्ट ऑफ वेल्स के लिए, और वहीं दोस्तों ये रास्ते में गए और इनकी डूब करके मृत्यु हो गई। तो ये 1637 में ही इनकी डेथ हुई थी और 1637 में ही जॉन मिल्टन साहब ने ये वर्क लिखा था लैसीडस। दोस्तों हम आगे आते हैं पैराडाइज लॉस्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है जॉन मिल्टन साहब का। एक्चुअली में जॉन मिल्टन साहब ने जो पैराडाइज लॉस्ट लिखा, तो ये एक इपिक पोएम है, इसके बारे में बिल्कुल आप जानते हैं। पब्लिश्ड हुई थी दोस्तों 1667 में पब्लिश्ड हुआ था ये इपिक जो है, इपिक पोएम ये 1667 में पब्लिश हुआ इपिक पोएम है। और ये ब्लैंक वर्स में लिखा हुआ है। दोस्तों ये जितने भी पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, ये सारे पॉइंट्स ऑलवेज घुमा घुमा करके पूछे जाते हैं, इसीलिए मैंने इनको यहाँ पर कलेक्ट किया। इपिक पोएम है दोस्तों, ये ब्लैंक वर्स में लिखी हुई है, 12 बुक में है वर्तमान में, मतलब ये अब 12 बुक में है, लेकिन ये पहले आई थी 10 बुक में। कब आई थी दोस्तों इसके बारे में मैं भी आपको आगे बताता हूं। और इसमें आपको ऑटोबायोग्राफिकल स्केच भी देखने को मिलता है जॉन मिल्टन साहब का, थोड़ा बहुत इसमें ऑटोबायोग्राफिकल टच भी देखने को मिलता है। इसीलिए ये जो पैराडाइज लॉस्ट पोएम है और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है दोस्तों। इपिक पोएम ब्लैंक वर्स में, और इसमें 12 बुक्स हैं, 10 बुक्स में आई थी शुरू में, ऑटोबायोग्राफिकल टच देखने को मिलता है। दोस्तों जो अगला पॉइंट है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये पॉइंट ये है कि 1658 में दोस्तों इन्होंने लिखना स्टार्ट किया पैराडाइज लॉस्ट को, और इसके बाद 1665 में दोस्तों ये कंप्लीट हो गया। ये जो इपिक थी, तो इपिक पोएम जो थी ये पूरी कंप्लीट हो गई 1665 में, लेकिन पब्लिश्ड हुई 1667 में। और जब ये पब्लिश्ड हुई 1667 में, तो दोस्तों इसमें केवल 10 पार्ट्स थे। और ये जो 10 पार्ट्स थे दोस्तों, तो ये 10 पार्ट्स जो है बाद में डिवाइड किए गए 12 में। तो दोस्तों ये 10 और 12 का क्या कनेक्शन रहा, आइए जान ही लेते हैं हम लोग। जो 10 बुक्स थी दोस्तों, ये 10 बुक्स में 10 बुक्स में ओनली 10,000 लगभग लाइंस, इसमें कहा जाता है कि 10,000 लगभग लाइंस थी। लेकिन इन बुक्स को 12 बनाया गया, क्योंकि इपिक जो होती है लॉन्ग नरेटिव पोएम है, ग्रैंड स्टाइल, ग्रेट सब्जेक्ट के साथ है, किसी ग्रेट इंपॉर्टेंस इंसिडेंट्स के साथ डील होती है। तो ये 12 बुक्स जो थी दोस्तों, तो इनको बनाया कैसे गया, क्योंकि 10 का 12 किया गया था दोस्तों। तो जो 7th बुक थी और जो 10th बुक थी दोस्तों, जो 7th और 10th बुक थी, तो 7th को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया और 10th को भी 2 पार्ट में दोस्तों डिवाइड किया गया। यानी कि इनको डिवाइड करने के बाद 7th और 10th को डिवाइड करने के बाद 2 पार्ट और बढ़ गए, तो 12 बुक में आपकी पैराडाइज लॉस्ट जो है कंप्लीटली हो गई। और फिर ये मैंने आपको बताया था कि 1667 में पब्लिश्ड हुई थी, लेकिन जो इसका 12 बुक वाला जो दोस्तों एडिशन है, अभी आप बिल्कुल एक बार उसको देख लें कि 1674 में ये 12 बुक वाला एडिशन दोस्तों आया था। दोस्तों जो पैराडाइज लॉस्ट बुक 1 है, तो बुक 1 में दोस्तों सबसे ज़्यादा की इन्वोकेशन है। इसका जो पहला सेंटेंस है, तो वो पहला जो सेंटेंस है दोस्तों बहुत लंबा है एक्चुअली में, और ये पूछा भी जाता है कि वो 16 लाइंस में है जो बुक 1 है, और इसमें इन्वोकेशन है। और इन्वोकेशन जैसे कि क्या होता है इन्वोकेशन, इसके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। जैसे कि आपकी रामायण है, शुरू होती है ना दोस्तों, तो रामायण जो ही शुरू होती है, जो सुमिरत सिद्धि होए गण नायक करिवर बदन। तो दोस्तों इसी तरीके से ये जो आह्वान है कि मतलब जो आपकी कामना करता है, जो आपकी पूजा करता है, वो सिद्धि प्राप्त करता है। तो इसी तरीके से जो जॉन मिल्टन साहब है ना, तो अरब एंड सिनाई की जो देवियां हैं, उनको ये बुक फर्स्ट में एक्चुअली में उनको याद करते हैं कि आप आइए और मेरे इस कार्य में जो मैं कार्य शुरू करने जा रहा हूँ, इस प्रारंभ करने जा रहा हूँ, ये महाकाव्य लिखने की जो मैं कोशिश कर रहा हूँ, उसमें आप मेरी सहायता प्रदान करें। दोस्तों बुक फर्स्ट में ये भी कहा गया, मैं तो थोड़ा सा टॉपिक से ज़्यादा निकल गया था, लेकिन इसके बारे में भी हम डिटेल में बात करेंगे, और जो भी मैं क्वेश्चंस जब आऊँगा तो उनके वहाँ पर भी बात करेंगे। दोस्तों बुक फर्स्ट में ये कहा गया कि जो मिल्टन थे, आपके जॉन मिल्टन साहब थे, तो वो सैटर्न को हीरो डिपिक्ट कर दिए। ऐसा जो देखने को मिलता है, क्योंकि उन्होंने सैटर्न की बहुत ज़्यादा हीरोइक डीड्स को दिखाने की कोशिश की,
और अननोविंगली इसीलिए विलियम ब्लेक ने कहा कि जो आपके जॉन मिल्टन साहब थे तो वो अननोविंगली मतलब कि वो ना जानते हुए मतलब कि अपने मतलब अनकॉन्शियसली कह सकते हैं, यानी मिल्टन वाज ऑफ द डेविल्स पार्टी विदाउट नोइंग इट, वो जान भी नहीं रहे थे लेकिन वो डेविल्स की पार्टी से थे। तो दोस्तों ये विलियम ब्लेक का ये जो कमेंट है ये आया था मैरिज ऑफ हेवन एंड हिल में। काफ़ी महत्वपूर्ण है ये बात जो मैंने आपको बताई कि सैटर्न को हीरो बुक फर्स्ट में दिखाया गया है। ये क्वेश्चन बन जाएगा या तो ये पूछा जाएगा कि किसने कहा डेविल्स पार्टी, तो दोस्तों ये हैं आपके विलियम ब्लेक, और मैरिज ऑफ हेवन एंड हिल में कहा था दोस्तों। जहाँ तक दोस्तों इस इपिकल पोएम की ग्रैंड स्टाइल की बात है, तो इपिक की जो क्वालिटी होती है ग्रेट स्टाइल जो है, ग्रैंड स्टाइल होना चाहिए, ग्रेट सब्जेक्ट होना चाहिए, ग्रेट इंपॉर्टेंस की जो इंसिडेंट है उन पर ही इपिक लिखा जा सकता है। और इसकी जो चर्चा की थी तो वो आपके मैथ्यू अर्नोल्ड साहब ने कहा था कि ये जो है ग्रैंड स्टाइल है, क्योंकि यहाँ पर इपिक सिमिलीज वगैरह का यूज आपको देखने को मिलता है। दोस्तों बात कर लेते हैं हम पैराडाइज लॉस्ट की थीम के बारे में। पैराडाइज लॉस्ट जो 1667 में पब्लिश हुआ दोस्तों, इसकी जो थीम है वो है फॉल ऑफ मैन। और इसमें दोस्तों उन्होंने फॉल ऑफ मैन के माध्यम से मतलब एडम और ईव की जो फॉल है उसको इस टेम्पटेशन को दिखाया गया, क्योंकि जो फॉलन एंजल थे सैटर्न, तो सैटर्न ने कोशिश की कि गार्डन ऑफ ईडन से इनको ईव और एडम्स को निकाल दिया जाए, और इसको टेम्प्ट करने के लिए उसने पूरी कोशिश की और वो सफल भी हुआ। तो दोस्तों इस सफलता के पीछे एक्चुअली में क्या था कि अगर फॉरबिडन ट्री था, एक ट्री था, ट्री ऑफ नॉलेज या फॉरबिडन ट्री, जिसके फ्रूट को खाने के लिए एडम और ईव को गॉड ने मना किया था। लेकिन एडम और ईव को सैटर्न ने इतना उकसाया कि वो इसलिए गॉड ने तुमको मना किया है कि तुम अगर खा लोगे तो तुम बहुत सुपीरियर बन जाओगे, एन ऑल ऐसी सारी बातें उसने मनगढ़ंत कही। लेकिन और जब एडम ने ईव के कहने पर वो फल खा लिया, फ्रूट ऑफ नॉलेज, और उसे दुनियादारी का ज्ञान हो गया, क्योंकि वो देवर ऑलरेडी इन नेक्ड पोजीशन, ऑलमोस्ट वो नेक्ड पोजीशन में थे दोनों, लेकिन तब उसके अंदर लस्ट जगने लगी। इन सारी चीज़ों का जो है एडम्स के अंदर जो है बहुत सारी चीज़ें आने लगी। तो इस टाइप से दोस्तों ये जो एपिकल पोएम है इस टाइप से डील होती है। और इसमें दोस्तों मिल्टन साहब ने कोशिश की है जस्टिफाई करने की, जस्टिफाई द वेज ऑफ गॉड टू मैन। उन्होंने कहा कि जो क्राइस्ट का है रिसरेक्शन होगा, यानी कि पुनर्जन्म होगा क्राइस्ट का, और क्राइस्ट फिर आएंगे और मानवता को फिर से अपने जो है मानवता के पापों को फिर अपने खून से धोएंगे। ऐसा उन्होंने दोस्तों डिपिक्ट करने की कोशिश की है। ये एक बिब्लिकल स्टोरी पर आधारित है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों इसमें मीडिया रिस्क पाया जाता है। मीडिया रिस्क क्या होता है दोस्तों, तो मीडिया रिस्क के बारे में आप शॉर्ट में ही जान लें। जैसे मीडिया रिस्क जब कोई भी एब्रप्ट ओपनिंग होती है, आप मैन फर्स्ट डिसोबीडियंस, ऐसे आपकी जो ये फर्स्ट लाइन है जो मैंने आपको बोला, आप मैन फर्स्ट डिसोबीडियंस, मतलब कि मानव की पहली अवज्ञा ने, मानव ने जो पहली बार कहना नहीं माना, एंड द टेस्ट ऑफ दैट फॉरबिडन ट्री, और उस फॉरबिडन ट्री के टेस्ट ने ब्रॉट मॉर्टल डेथ इनटू द वर्ल्ड, तो क्या ले आया, मॉर्टल डेथ ले आया इनटू दिस वर्ल्ड। तो ऐसी बात जो है आपके जॉन मिल्टन साहब इसमें करते हैं। तो इसमें जस्टिफाई करने की बात की, जस्टिफाई द वेज ऑफ गॉड टू मैन और फॉल ऑफ मैन की जो है बात की है। थीम बेसिक रूप से ग्रैंड स्टाइल में है दोस्तों, ब्लैंक वर्स फॉर्म में लिखा हुआ है, 1667 में आया था। और इसके जो कुछ और पॉइंट है जैसे डेविल्स पार्टी, मिल्टन वाज ऑफ डेविल्स पार्टी, तो ये जो कमेंट है तो विलियम ब्लेक ने किया। और बुक फर्स्ट में दोस्तों सैटर्न को हीरो के रूप में दिखाने की कोशिश जो है मिल्टन ने की थी। इस बात को लेकर के ब्लेक ने ये कमेंट किया था। दोस्तों जो अगला हमारा बेहतरीन पॉइंट होगा वो है पैराडाइज रिगेन के बारे में, क्योंकि पैराडाइज लॉस्ट के बाद पैराडाइज रिगेन की बात आई, क्योंकि क्राइस्ट का बर्थ हुआ, क्राइस्ट ने रिसेक्शन जब लिया और उसके बाद उसने मानवता को अपने ब्लड से धोया, एक्चुअली में होली ग्रेल वगैरह ये सारी चीज़ों का दोस्तों ये जो जिक्र मिलता है। तो पैराडाइज रिगेन जो है दोस्तों ये 1671 में आया था मिल्टन साहब का, और इसको जो पब्लिश किया था जॉन मैकॉक ने पब्लिश किया था इनके वर्क पैराडाइज रिगेन को। दोस्तों इनके साथ पैराडाइज रिगेन के साथ एक और वर्क आया था जिसका नाम है सैमसन एगोनिस्ट, सैमसन द एगोनिस्ट, ये ग्रीक वर्ड है सैमसन एगोनिस्ट जो दोस्तों ये क्लोजेट ड्रामा है, लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं पैराडाइज रिगेन की। 1671 में आया था दोस्तों और जॉन मैकॉक ने इसको पब्लिश किया। ये ब्लैंक वर्स में लिखा हुआ है और इसमें जो है डिबेट है क्राइस्ट और सैटर्न की, जीसस क्राइस्ट और सैटर्न की दोनों के बीच की डिबेट्स हैं, कई सारी डिबेट्स दिखाई गई हैं इसमें।
और ये दोस्तों फेवरेट बुक है। सबसे बड़ी बात तो ये कि जॉन मिल्टन साहब की ये फेवरेट बुक में से कंसीडर की जाती है कि ये फेवरेट बुक है किसकी, जॉन मिल्टन साहब की। जो दोस्तों सैमसन एगोनिस्ट वर्क है 1671 में आया था। ये क्लोजेट ड्रामा है और इसमें दोस्तों इन्होंने मतलब जो बात की है इस क्लोजेट ड्रामा में, तो क्लोजेट ड्रामा की बहुत ज़्यादा इसमें आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बस इतना जानने की ज़रूरत है आपको यहाँ पर कि सैमसन एगोनिस्ट जो है ये एक क्लोजेट ड्रामा है, ट्रेजिडी है और ट्रेजिक ड्रामा है, लेकिन ये क्लोजेट ड्रामा है। और इसमें जो एगोनिस्ट जो है फोकस करता है लास्ट डे ऑफ सैमसन्स लाइफ, सैमसन की लास्ट डे की लाइफ पर दोस्तों ये एक्चुअली में जो बेस्ड है। और इस सीरीज में इन ए सीरीज ऑफ डिबेट सैमसन एगोनिस्ट इंगेज मानोआ हिज फादर डेलिला। तो दोस्तों मानोना और डेलिला ये कैरेक्टर्स इसमें देखने को मिलते हैं, क्योंकि एक बार पूछा गया कि डेलिला कहाँ का कैरेक्टर है, इसीलिए मैंने मानोना और डेलिला का नाम ले लिया। तो मानोआ और डेलिला जो है ये कैरेक्टर है, मानोआ के फादर हैं जो है डेलिला। तो ये कैरेक्टर है आपके सैमसन एगोनिस्ट के दोस्तों। ये एक क्लोजेट ड्रामा है। सबसे महत्वपूर्ण जो पॉइंट है वो ये कि एक क्लोजेट ड्रामा है, ये आपको याद रखना है, और 1671 में आया था। दोस्तों जो एक और बेहतरीन वर्क है जॉन मिल्टन साहब का, तो वो है आपका एरोपैजिट का। एरोपैजिट का जो दोस्तों ये वर्क है, ये स्पीच ऑफ जॉन मिल्टन के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये स्पीच थी जॉन मिल्टन की। और ये जो स्पीच थी तो लिबर्टी ऑफ अनलाइसेंस प्रिंटिंग के लिए लिबर्टी की बात उसमें की है, क्योंकि जो पार्लियामेंट थी इंग्लैंड की, उसने 1644 में जो है एक पॉलिमिकल ट्रैक्ट के रूप में दोस्तों ये एक पास्ट कर दिया था कि जो प्रिंटिंग प्रेस है ना, तो प्रिंटिंग प्रेस पर काफ़ी प्रतिबंध लगा दिया गया था, ये प्रिंट किया जा सकता है, वो प्रिंट किया जा सकता है। तो ये अपोजिंग ऑर्डर था 1643 वाला। दोस्तों जो एरोपैजिटिका है ना दोस्तों, तो ये एक प्रोज ट्रैक्ट है। ये आप याद रखें कि ये एक प्रोज पोलेमिकल ट्रैक्ट है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा भी जाता है कि ये क्या है, तो ये प्रोज पोलेमिकल ट्रैक्ट है। और इसमें उन्होंने बात की है एक लिबर्टी ऑफ अनलाइसेंस प्रिंटिंग की बात की है दोस्तों इसमें उन्होंने। और ये एक मतलब कुल मिलाकर के कहते हैं ना कि एक इमिटेशन जो कहते हैं कि बात किसकी थी, तो ये जो इसका टाइटल है ना, तो ये एरिपेजिटिकोस दोस्तों, आगे आपको मैं दिखाता हूँ। एरिपेजिटिकोस ये जो टाइटल है ना एरोपेजिटिका का, यहाँ से आया क्योंकि आइसोक्रेट्स नाम के जो है 15th सेंचुरी BC में एक एथेनियन ओरेटर थे, उन्होंने जो है इसकी चर्चा की थी। और इसकी जो थीम है दोस्तों एक्चुअली में एरोपेजिटिका की, वो है इम्पैसेंट डिफेंस ऑफ द फ्री स्पीच एंड लिबर्टी, फ्रीडम ऑफ प्रेस। फ्रीडम ऑफ प्रेस दोस्तों इसकी जो है सेंट्रल थीम है इस वर्क की दोस्तों। तो इस तरीके से दोस्तों हमने जो इनके वर्क्स के बारे में, जॉन मिल्टन साहब के वर्क्स के बारे में इन नट सेल में जान लिया, थोड़ा थोड़ा जान लिया। और अगला जो लेक्चर मैं भी मिल्टन के बारे में ही लेकर के आऊँगा, और जॉन मिल्टन के बारे में जो अगला लेक्चर होगा उसमें मैं चर्चा करूँगा इनसे बनने वाले कुछ बेहतरीन जो एग्ज़ाम पॉइंट्स हैं। लगभग मैं बहुत सारे एग्ज़ाम पॉइंट्स आपके लिए बुलेट लेकर के आऊँगा, बुलेट पॉइंट्स। तब तक के लिए आपसे मेरा नमस्कार और सबको बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़े रहने के लिए। बाय बाय।